आपको अब बताइए आप। देखिए 3-4 तरह के जिंदा खाने हम सबको मतलब अगर पॉसिबल हो तो हम ले सकते हैं। जी जी जी। स्प्राउट्स का इस्तेमाल पुराने जमाने में होता था, हर घर में एक तरह से दालों को उगा के खाया जाता था। जी जी जी। आजकल सब्जियों के बीजों के जो स्प्राउट्स हैं, जो उग जाती है, दालें उग जाती है, इस तरह से सब्जियों के बीजों के स्प्राउट, जैसे मूली का बीज का स्प्राउट, अल्फा का स्प्राउट, ऐसे कुछ नाम आप गूगल पे देख सकते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। दही का प्रयोग, कहते दूध नाल दही चंगी। 40 या 45 साल के बाद दूध लेने से लोगों को शुगर की बीमारियां होने लगी, लेकिन दूध नाल दही चंगी। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, आप देसी गाय का दूध पी सकते हैं, लेकिन दही एक जिंदा फूड है। शाम को ना लें, खट्टी ना लें और उसमें बहुत क्रीम ना हो। ताजे फल, सब्जियां, सलाद आप दिल खोल के ले सकते हैं। उसमें पेस्टिसाइड या केमिकल्स, कीड़ों के अंडे और अमीबा, ये 3 चीजें नहीं चाहिए। चाहे आप ओजोन गैस वेजिटेबल वॉशर का इस्तेमाल करते हुए ये 3 चीजों का हम लोग मतलब उसका असर खत्म करें, या नमक से धोएं, मीठे सोडे से धोएं, अच्छे से वॉश करें, वो आप देख लीजिए। और एक मुट्ठी भर, पुराने जमाने में लोग मुट्ठी भर बीज खाया करते, बीज खाते थे, जैसे कुछ तरबूज और खरबूजे से निकाल लेते, धरती में गिरा दो तो पौधा उग जाएगा। आप लेंगे तो आपको एनर्जी दे सकते हैं। हम सबको एक कसम खानी होगी कि हम कभी भी किसी बीज को डस्टबिन में ना फेंक के धरती माँ में ही डालेंगे। तो एनीवे, तो ये 3-4 तरह के लाइव फूड्स हम खा सकते हैं। तो अगर हम सभी, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, देखिए आपकी जो सोच है वो आपके ग्रंथियों को, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत प्रभावित करती है। तुसी पंजाबी में ऐसी कहना जी चढ़ती कला विच रहना, नाम जपते रहो, चंगे कर्म करते रहो, चंगी सोच रखो, भला करो लोगों का, अच्छा सोचो लोगों के लिए। तो परमात्मा परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सब करते हुए हमारा समाज स्वस्थ रहे, और अपना टाइम पे चेकअप भी करवाइए। अगर कहीं भी कोई शुगर, कोई लिपिड प्रोफाइल, कहीं भी कुछ गड़बड़ मिलती है, और खुश रहे। आपको पता है ना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑन अर्थ क्या है? सबसे उच्च कोटि की दवाई, खुशी। खुश रहे, स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। कभी आप जाके देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि कितना रश है एक डॉक्टर के पास। तो जितने भी ऐसे संस्थान हैं, मैं मेडिकल स्कूल्स की बात करती हूँ आजकल खास करके, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो MBBS के बाद दिन रात ड्यूटीज कर रहे हैं मरीजों की जान बचाने के लिए, हर संस्थान में, चाहे वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, या कोई ऐसा संस्थान हो, सिविल हॉस्पिटल्स हो, जहाँ पे दिन रात बहुत सारे पेशेंट्स की एक डॉक्टर बहुत से लोगों को कैटर कर रहा है। तो इनके लिए कोई न्यूट्रीबाइट्स, हेल्दी मील्स, चाहे वो जितनी भी तरह की मील्स की हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इस तरह की जो है छोटे छोटे पॉइंट्स, चाहे शॉप्स कह लीजिए, पॉइंट्स कह लीजिए, चाहे इनको हाईली न्यूट्रिशियस मील्स मिले, खासकर हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को। नंबर 1, इन बच्चों के नंबर ऑफ, जो जितने भी डॉक्टर्स हमारे दिन रात काम कर रहे हैं, जो चाहे किसी भी संस्थान में कर रहे हैं, तो इनके जो नंबर ऑफ ड्यूटी आवर्स हैं, उनको किसी भी इंसान की सेहत को लेके कि वो लोग बीमार ना पड़ जाए और बीमारी पेशेंट्स को भी पास ऑन ना करे, तो इनके जरूर फिक्स होने चाहिए। जैसे कि फॉरेन कंट्री में है, जैसे 48 आवर्स अ वीक या जो भी है, जो जिसके बियॉन्ड ये लोग ड्यूटी नहीं कर सकते, हार्ड ड्यूटीज, तो कुछ ना कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इनको टेंशन कैसे दूर करें? जो बच्चे हैं जो टेंशन में भारी हो जाता है और तनाव सिर पे ले लेते हैं, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कई मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है, कोटा में तो घटना हुई, कई बच्चों ने आत्महत्या की, सुसाइड कर ली, कई बच्चे नशे के आगोश में चले जाते हैं। आप देश के मेडिकल कॉलेज जो अधिकतम मेडिकल कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट मतलब फाइनल MBBS तक बच्चे नशे के आगोश चले जाते हैं। कोई दारू पी रहा, कोई वो
कोई नशा भुक्की ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है। तो आजकल एक बड़ी घटनाएं घट रही है बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। तो उसको लेकर आप उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, डीन्स हैं, या जो सरकार के लोग, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उन बच्चों की इस तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे बच्चे, काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चे तनाव से दूर रह सके, नशे से दूर रह सके। जैन साहब, आज आप कुछ इस तरह के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे लग रहा है आज आप देश की सारी समस्याओं का समाधान लेके ही जाएंगे। जी जी, अब बताएं थोड़ा। भगवान करे सचमुच हमारे समाज को बहुत बदलाव की जरूरत है। जी जी जी। और हम चाहते हैं, देखिए, जब आपका हम सभी ऐसे युग में जी रहे हैं कि आज अगर एक माँ का बच्चा किसी हॉस्टल में जाता है, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाए, चाहे किसी भी तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल में जाए, तो पेरेंट्स इस बात के लिए सचेत रहें कि इस बच्चे को हॉस्टल में जाते ही इजी एक्सपोजर मिलने वाला है ड्रग्स के लिए। जब हमें पता ही नहीं होता है पेरेंट्स होने के नाते, तो शायद हम अपने बच्चे का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख पाते हैं। उसके साथ कम्युनिकेशन भी हमारी शायद इतनी एक्टिव नहीं रह पाती है कई बार। तो पहली बात, पेरेंट्स की ड्यूटी। सेकंड चीज मैं ये कहूंगी, देखिए, हमारे वी आर वेरी लकी, आई शुड से, कि हरियाणा के अंदर जो नारकोटिक्स कह रहे हो विभाग, तो दे आर बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छे। मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी है इनफैक्ट। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे जैसे पेरेंट्स सचेत होंगे इस बारे में, तो अगर थोड़ी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो थोड़ी हमें मदद करनी चाहिए अपने विभाग की, कि कहीं ना कहीं हॉस्टल्स की चेकिंग होती रहे, अचानक, जिसको कहते हैं ना अचानक चेकिंग। तो अगर इस तरह का कुछ डर रहेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा हेल्प हो जाएगी। बिकॉज बच्चे बेचारे जो पढ़ने जाते हैं, मुझे लगता है कि इसका एक ही इतनी आसानी से सॉल्यूशन कह देना और कर पाना आसान नहीं है, बट इट नीड्स एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स, एंड ऑन विलिंगनेस, एंड पेरेंट्स का इन टच में रहना नारकोटिक्स विभाग, और उनको ये इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होना कि किसको वो कांटेक्ट करें ताकि एक्शन हो पाए। जी डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल था इसका, जो कोविड के बाद जो हालात पैदा हुए, कई लोग पल्मोनरी डिसीज से एक्सपायर हुए, कोविड के बाद भी काफी दिनों तक ये साइड इफेक्ट रहने, तो क्या सावधानी बरते हैं जो कोविड के शिकार हो चुके हैं, जिनको इंजेक्शन लगा, वो भी कहीं ना कहीं कोविड के शिकार हुए, क्योंकि जो वायरस था, कोविड का वायरस था, वो ही मरा हुआ उनको लगाया गया, वो उसके लिए क्या बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। तो इस तरह के लोग आज की डेट में क्या, क्योंकि ज्यादातर लोग कार्डियक रेट से मर रहे हैं, पल्मोनरी डिफिशिएंसी से मर रहे हैं, कई लोग इस तरह के एक्सपायर हुए हैं, तो क्या करें? अभी हाल ही में एक दो पत्रकार भी इसी से डेथ हुई, संजय पत्रा की डेथ हुई सडनली कार्डियक रेट से। तो इस तरह की चीजों से कैसे बच्चों, और क्या सावधानी रखें? लास्ट सवाल ये है। तो जैन साहब, ये एक बड़ी ट्रेजिक बात है हमारे समाज में, जो आजकल हम सबको बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। 40 और 50 की उम्र के बीच में, जी जी जी, और कह लीजिए इवन 50 और 55 और 50 और 60 के बीच में, जिसको हम बहुत छोटी उम्र मानते हैं एक तरह से। जी जी जी। WHO ने 65 साल तक यंग इंसान, 65 ईयर्स तक कह दिया कि ये एज यंग एज है। जी जी। 65 to 80 मिडिल एज, एंड 80 के बियॉन्ड ओल्ड एज। अनडाउटेडली बहुत से एक्टर्स, बहुत से लोग जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, बहुत से यंग लोगों को सारे समाज में जाते हुए देखा। जी जी। पहली बात, जितने भी डायबिटिक्स हैं वो हर हाल में अपना HbA1c यानी कि पिछले 3 महीने की जो शुगर की फ्लक्चुएशन है उसको नॉर्मल रखें। जी जी जी। तो 300 का सिंपल टेस्ट है, सरकारी में फ्री हो जाता है, तो आप इसको करवाते रहिए।
कीप एन आई ऑन इट, खासकर जिनके शरीर में फैट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है, पेट पे थोड़ा फैट है, तो जरूर HbA1c अपना चेक करवाते रहे। लिपिड प्रोफाइल, खून में चर्बी की मात्रा हम सबकी नॉर्मल हो तो बहुत अच्छा है। अगर नॉर्मल नहीं है तो चाहे आप मेडिसिन लें, चाहे आप और चीजें लें जिससे आपका लिपिड, कुछ नेचुरल चीजें भी आती है, जैसे कुछ लोग लहसुन को भिगो के चॉप करके निगला करते हैं, या हजारों ऐसी चीजें दुनिया में जिससे आपका डाइट है, आपकी लाइफ स्टाइल है, दालचीनी टाइप की हो गई, दालचीनी जिससे आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो सकता है। तो ये दो चीजें हमें नॉर्मल रखनी है। मैं थोड़ी सी आपको डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल हो, तो अगर ये लिपिड ग्लाइकेशन हो जाए, ग्लाइकेशन मतलब चीनी की मात्रा भी ज्यादा हो जाए शरीर में, आपके हार्ट को, आपके सभी अंगों को ये एक रिस्क पैदा कर देता है। और जनरली भी जैसे हम सभी ने देखा, शायद ये पेंडेमिक जैसे कोरोना वायरस के कारण जो परेशानियां हुई लोगों को, तो जिन लोगों को बुखार हुए खासकर कुछ दिन के लिए या ज्यादा लंबा टाइम के लिए, या कुछ लोगों को ऐसा सच बुखार नहीं भी आया, तो यानी लोगों की शरीर में ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन की स्थिति पैदा हुई कहीं ना कहीं, जैसे जैसे लोगों को इस वायरस का एक्सपोजर हुआ। तो शरीर में क्लॉट्स बनने की संभावना, जगह जगह खून के थक्के बनने की संभावना को बढ़ा दिया। शरीर में जो इन्फ्लेमेशन की अवस्था पैदा हुई, पेंडेमिक का असर था जिनके ऊपर वायरस का असर आया। तो 3 बातें मैं कहूंगी जो संक्षेप में एक तरह से इसको हमें गाइड करेगी। खून पतला रखना है हम सबको, खून पतला, खून कड़वा, और खून हरा। स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक सब में यूज करनी है, बच्चों से लेके बड़े तक, क्योंकि हमें हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स चाहिए। किसी को नाम जप के मिल सकते हैं, किसी को भाग के दौड़ के एंडोर्फिन्स पैदा हो सकते हैं। प्रेम पूर्वक रहें, एक्सरसाइज, हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से हमारी हेल्प करती है। 10,000 स्टेप्स हमें डेली चलने हैं। एक्सीलेंट हाइड्रेशन, यानी कि पानी की मात्रा एकदम अच्छे से, शरीर में पानी की मात्रा अच्छी हो। 3-3.5 लीटर पानी हम सबको चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक ज्यादा पानी ना पिए। सुबह उठ के पहले अंदर स्नान, बाद में बाहर स्नान। चीनी को क्रॉस कर देना, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को चीनी को क्रॉस करना होगा। प्यार से पेशेंट्स को कह देती हूँ कि जिस इंसान को जल्दी ऊपर जाना है तो वो चीनी बिल्कुल ना छोड़े। तो देखिए, गुड़ या शक्कर नुकसान, जितनी भी फ्रूट्स के अंदर भगवान ने शुगर दी है, मीठा दिया है, या ड्राई फ्रूट में मीठा दिया है, आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप गुड़ शक्कर खाने के शौकीन हैं, थोड़े बहुत लेते हैं, तो आप खून कड़वा करने की जो कला को जरूर सीखिए। पुराने जमाने के लोग देखो नीम की दातुन करते थे, नीम के पत्ते चबाते थे। आजकल 40, 45, 50 के बाद कहते हैं जी जीना है, तो अगर अपनी खून की ब्लड वेसल्स को अच्छी अवस्था में रखना है तो 5 तरह के 5-5 पत्ते चबा सकते हैं। आई डू नॉट नो, अब इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन अगर आप जैसे नीम हो गया, नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता, अमरूद का, जामुन का, हार सिंगार, सदाबहार, आई डोंट नो, वो आपको गूगल बता देगा। तो और जो व्हीट ग्रास जूस, जैसे गेहूं घास रस, इसने एक ग्रीन ब्लड रेवोल्यूशन पैदा किया कनाडा में। क्योंकि जिन लोगों की उम्र बढ़ रही थी, उनकी मसल्स पे, उनकी पूरी बॉडी पे एक तरह से जवान हो गई लोगों की बॉडी। कमाल का असर पैदा किया इसने। पुराने जमाने के लोग बड़े सियाने थे, तो वो लोग रेगुलरली अपनी डाइट में धनिया की, पुदीने की चटनी, ग्रीन चटनी, सही बात है, बिल्कुल। तो लेकिन खून कड़वा करना, चीनी को छोड़ना, नेचुरल मीठे को एंजॉय करना और खून कड़वा। देखिए हमारी जैसे कुछ फैमिलीज में काली जीरी, जैसे घोड़े को भी खिलाई जाती है, काला जीरा होता है, तो काली जीरी और कड़ू,
आपकी पंसारी की दुकानों पे मिल जाती है। खुश्क चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत आपको दही या कुछ दूध हल्का लेके, जैसे अपने खुश्की को अवॉइड करते हुए लोग इनकी मतलब एक तरह से फक्की के रूप में लिया करते थे, हफ्ते में 1-2 बार 2-3 बार। और अनेकों चीजें हमें कुदरत ने एक तरह से, जैसे करेला, खीरा और टमाटर का रस कभी लोग पी लिया करते हैं। सही बात। तो कुछ भी ऐसा कीजिए, देखिए आपकी एक्सरसाइज करने से एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट होता है हमारी बॉडी में। आप साइकिलिंग करें, भागे, जॉगिंग करें तो। और स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगी स्टूडेंट्स के लिए भी बाद में। लेकिन मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि हम में से बहुत से, देखिए आज अगर मुझे किसी इंसान की उम्र मापनी हो, इट्स नॉट ए नंबर कि आज सपोज 50 साल का बंदा भी 25 साल जैसा हो सकता है। तो आप देखिए कि उसकी खून की नाड़ियों की क्या स्थिति है। अगर उसकी खून की नाड़ियां बहुत एक्सीलेंट अवस्था में, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, तो समझ लो उसकी बायोलॉजिकल उसकी उम्र ही कम है, समझ लो एक तरह से आप उसको एक यंग इंसान कह सकते हैं। और एक बात मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी, देखिए 3-4 तरह के जिंदा खाने हम सबको प्रयोग करने हैं अपने जीवन में। एक मिनट बंद करिए इसको, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं अब बताती हूँ कि आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, लोग बोर ना हो जाए। नहीं, मैं इसको आप मैम थोड़ा सा रिपीट करिए इस बात को, कभी को रुक जाए, थोड़ा रिपीट करिए जो आपने अभी कहा 2 मिनट पहले। देखिए हमारे जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं, या बहुत ही कठोर कठिन तपस्या वाली पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें उनकी लाइफ में मेहनत भी है, स्ट्रेस भी है, और हर तरह के चैलेंजेस हैं उनके जीवन में, मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी डाइट लेना, अच्छी एक्सरसाइज करना, और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, और कहीं ना कहीं उन सब बच्चों के लिए ऐसे सिस्टम्स तैयार करना, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन सुखी रहे और बीमारियों से पीड़ित ना हो। तो हमें कहीं ना कहीं इनको फैसिलिटेट करना होगा कि इनको ये सब आसानी से उपलब्ध हो पाए। आज हम बात करते हैं, देखिए आज हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की। मेडिकल कॉलेजेस में शायद आपको पता नहीं होगा कि जो हमारे रेजिडेंट बच्चे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो एमबीबीएस के बाद रेजिडेंसी करते हैं, वो लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हैं वार्ड्स के अंदर। हजारों बीमारियां लोगों को कई लोगों को खाने को भी नहीं मिलता है हिंदुस्तान में।